अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस के टूल्स हम एक्सेल में यूज करना सीखेंगे कि किस तरीके से करते हैं। और मैं स्क्रीन अपनी शेयर करा रहा हूं आपको। अच्छा, होपफुली स्क्रीन शेयर हो गई होगी। और अच्छा, सबसे पहले हम व्हाट इफ एनालिसिस का पहला टूल करेंगे जिसका नाम है गोल सीक। व्हाट इफ एनालिसिस फाइनेंशियल मॉडलिंग में बहुत हेल्पफुल होता है और डिफरेंट एनालिसिस करने में बहुत जो है वो हेल्पफुल होता है। और हमारे पास डिफरेंट किस्म के टूल्स हैं एक्सेल के अंदर। बाय डिफॉल्ट अगर आप डाटा के टैब में जाएंगे, डाटा के टैब के अंदर आपके पास व्हाट इफ एनालिसिस के एक ग्रुप उसमें डिफरेंट टूल्स आ रहे हैं, जैसे कि सिनेरियो मैनेजर है, गोल सीक है, डाटा टेबल है। और लास्ट में अगर आप यहाँ देखें तो एक सॉल्वर भी आ रहा है। तो हम इनको डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला टूल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है गोल सीक। ठीक है, गोल सीक में हम सबसे पहले एक पे स्लिप बनाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? ठीक है, सही है। अच्छा, सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं गोल सीक के लिए। एक पे स्लिप बनाते हैं आपके सामने। लेट सपोज 50,000 बेसिक सैलरी है और जो अलाउंसेस हैं वो बेसिक सैलरी के लेट सपोज 10% है। ठीक है, और क्रॉस सैलरी जो है वो किस तरीके से आती है कि जब आप बेसिक सैलरी में ऐड करते हैं अलाउंसेस तो ये क्रॉस सैलरी आ जाती है। ठीक है। अच्छा, गोल सी के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका जो स्ट्रक्चर है, ये डाटा है, वो कनेक्टेड हो, लिंक्ड हो। अगर लिंक नहीं होगा, कनेक्टेड नहीं होगा, तो व्हाट इफ एनालिसिस का टूल जो है वो अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, बेसिक सैलरी से स्टार्ट किया है। ये हमारा चेंजिंग सेल है। देन अलाउंसेस मैंने ऐड किए 10% और क्रॉस सैलरी ऐड हो गई। प्रोविडेंट फंड में बेसिक सैलरी का 10% ले लेते हैं हम। और इनकम टैक्स जो है वो क्रॉस सैलरी का लेट सपोज हम 15% ले लेते हैं। और जो नेट सैलरी होती है वो आफ्टर डिडक्शंस आती है, जो कि टेक होम सैलरी होती है या फिर बैंक में आपके ट्रांसफर होती है। तो क्रॉस सैलरी में जब आप ऑल डिडक्शंस माइनस कर देते हैं, अब मैं क्रॉस सैलरी में प्रोविडेंट फंड माइनस कर रहा हूँ और इनकम टैक्स माइनस कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास आ रही है नेट सैलरी। अब ये जो नेट सैलरी है, ये आफ्टर अलाउंसेस के बाद और डिडक्शंस के बाद ये नेट सैलरी आ रही है। अब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कनेक्टेड है। लेट सपोज यहाँ पे मैं 1 लाख रुपीज करूंगा तो तमाम वैल्यूज जो है वो अपडेट हो जाएंगी। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास एक सिनेरियो है कि अगर हमारे पास एक अकाउंट्स ऑफिसर आता है और वो कहता है कि मेरी सैलरी जो है 25,000 होनी चाहिए। मतलब जब पैकेज के ऊपर बात आती है तो वो कहता है मेरी नेट सैलरी 25,000 होनी चाहिए। अब वो टैक्स आप कितना काटते हैं और क्या अलाउंसेस होते हैं, क्या डिडक्शंस होती हैं, उससे मेरा लेना देना नहीं है। आप सिर्फ मेरी ये डिमांड है कि 25,000 नेट सैलरी मेरी होनी चाहिए आफ्टर ऑल डिडक्शंस। ये जो है नेट सैलरी, ये बेसिकली टेक होम सैलरी है या फिर ये आप इसके बैंक ट्रांसफर आपको कंपनी करके देती है। ठीक है। अब आपके पास डेटा में कुछ भी नहीं है। पे स्लिप आपकी जो है यहाँ नहीं बनी हुई है, आपको यहाँ पे 25,000 चाहिए। ठीक है, राइट। 25,000 आपको यहाँ पर चाहिए नेट सैलरी के सेल के ऊपर। अब हमारे पास एक तो ये तरीका है कि हम एक गैस अमाउंट डाल दें, यहाँ पर एक अज्यूम अमाउंट डाल दें कि लेट सपोज की 50,000 होगी, तब भी यहाँ 25,000 नहीं आ रहा। लेट सपोज यहाँ पे मैंने 75,000 डाल दिया, तब भी यहाँ 25,000 नहीं आ रहा। तो हमें बेसिकली यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस की जो टूल्स हैं वो बहुत काम आते हैं। इसमें हम ये कर सकते हैं कि गोल सीक के टूल को यूज कर सकते हैं। डाटा के टैब में जाके गोल सीक के टूल को अप्लाई करेंगे। अब अब सबसे पहली बात ये होती है कि सबसे पहले आपका ये डाटा कनेक्टेड हो। अगर आप देखें कि मैं बेसिक सैलरी डाल रहा हूं तो क्रॉस सैलरी और तमाम चीजें अपडेट हो रही हैं। अब यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस में गए, गोल सीक में गए, सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है कि सेट सेल क्या है। अच्छा, सेट सेल वो सेल होता है जहां पे आपको वैल्यू चाहिए। आपको वैल्यू कहाँ चाहिए, कॉलम डी। और रॉ नंबर आई थिंक 18 है, क्या है ये? अच्छा, मेरी स्क्रीन थोड़ी सी छोटी हो रही है। रॉ नंबर 9 है ये। ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले वो क्या पूछ रहा है आपसे, सेट सेल पूछ रहा है। तो सेट सेल मेरा ये यहां पर हो जाएगा, रॉ नंबर 9 है, कॉलम डी। और टू वैल्यू, इसको मुझे कहां तक लेकर जाना है,
इसका मतलब ये है टू वैल्यू, मुझे इसको 25,000 तक लेकर जाना है। ठीक है, तो गोल सीक में हम क्या दे रहे हैं, सेट सेल। सेट सेल वो सेल होता है जहां पर आपको वैल्यू कैलकुलेट करवानी है, और टू वैल्यू आपने कितनी वैल्यू कैलकुलेट करानी है, तो 25,000 आपको इस सेल के अंदर चाहिए। सेल का रेफरेंस D9 में आपको 25,000 की अमाउंट चाहिए। अब वो लास्ट में आपसे ये पूछ रहा है कि बाय चेंजिंग सेल बताएं, मैं किस सेल को चेंज करूं तो 25,000 आपको ला के दूं यहां पर नेट सैलरी के सेल में। तो हमारा जो स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ था वो बेसिक सैलरी से हुआ था, तो मैं क्या करूंगा, बेसिक सैलरी के सेल का रेफरेंस यहां पे डालूंगा। यहां पे मैंने इस छोटी सी विंडो पे क्लिक किया और उस सेल पे क्लिक कर दिया जहां पे मुझे चेंजिंग सेल जो कि मुझे सेलेक्ट करना था, विच इज D2, कॉलम डी, रो नंबर 2। अब जब मैं इसको कैलकुलेट कराऊंगा, ओके करूंगा, तो ये पूरा रिकैलकुलेट हो जाएगा, जिसमें ये रिवर्स वर्किंग और फॉरवर्ड वर्किंग खुद करके देखेगा और इसको पूरा का पूरा रिकैलकुलेट कर देगा और यहाँ पे 25,000 लेकर आ जाएगा। तो अभी हम इसको ओके करते हैं, आप देखिएगा स्क्रीन पे। तो इससे सारा का सारा खुद कैलकुलेट कर दिया है। उसने बताया है कि अगर किसी की बेसिक सैलरी 29,940 रुपीज होगी और उसके बाद ये अलाउंसेस होंगे, क्रॉस सैलरी और प्रोविडेंट फंड, इनकम टैक्स, तो नेट सैलरी इसकी 25,000 बनेगी। तो टारगेट वैल्यू और करंट वैल्यू से सेम करके आपको दे दी है। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली आपके सेल्स कनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं, तो ये क्या कर रहा है, आपको गोल सीक आपको टारगेट वैल्यू आपकी लेकर आ रहा है। तो अब यहां पर मैं आपसे पूछता हूं कि अगर इनकम टैक्स मुझे जो है, लेट सपोज इनकम टैक्स मुझे 50,000 चाहिए और मैं ये सारी वैल्यूज हटा देता हूं, तो मेरा अब मुझे यहाँ गोल सीक में क्या डालना चाहिए। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिनेरियो डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे दूसरा सिनेरियो लेते हैं। दूसरा सिनेरियो ये है कि हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है और कनेक्टेड है। अब हमें क्या करना है, इनकम टैक्स 50,000 रुपीज हमारा कटे हर महीने। और उसके लिए एग्जांपल ये है कि लेट सपोज एक फाइनेंस मैनेजर आता है और एक HR मैनेजर से जो है वो डिस्कशन होती है और पैकेज पे बात आती है लास्ट में। तो फाइनेंस मैनेजर कहता है कि मेरा इनकम टैक्स मंथली 50,000 रुपए कटना चाहिए, ठीक है, और बड़ी कंपनी का है। तो अब यहाँ पर हमें, हमारे पास कोई ऐसा यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं है कि हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकें विदाउट द हेल्प ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस टूल, ठीक है, या फिर आप इसको मैन्युअली करना पड़ेगा आपको, और वो भी आपकी मैथ काफी अच्छी हो तब ये आप ये कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक सेल है, एक सेल की अमाउंट है, बाकी सेल्स की अमाउंट नहीं है। तो यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस टूल जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर तो उसको 50,000 पर मंथ जो है वो इनकम टैक्स की डिडक्शन करनी है, तो हम यहाँ पे गोल सीक से ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा सेट सेल हमारे पास क्या होगा। हमारे पास सेट सेल जो है वो इनकम टैक्स का सेल होगा, विच इज D7, ठीक है, विच इज D7, कॉलम डी और रो नंबर 7। इस सेल के रेफरेंस में हमें चाहिए अमाउंट 50,000। 50,000 मुझे अमाउंट चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने ये कहा सेट सेल मेरा D7 हो गया, इस सेल के अंदर मुझे 50,000 अमाउंट चाहिए, और चेंजिंग सेल जो है मेरा बेसिक सैलरी का सेल होगा जहां से स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर बेसिक सैलरी के सेल से मैंने इसको लिंक करा दिया। तो सेट सेल वो सेल होता है जिसमें आपको वैल्यू चाहिए, टू वैल्यू, जो वैल्यू चाहिए अब आप एंटर करेंगे, देन बाय चेंजिंग सेल जहां से स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, ओके किया तो ये आपको पूरा का पूरा रिकैलकुलेट करके दे देगा विद इन अ सेकेंड्स, और आपकी टारगेट वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, विच इज 50,000। तो आपको इतना इतना कुछ बता रहा है कि बेसिक सैलरी अगर 3,03,300 एंड जो है 3,030 रुपीज होगी, तो ये जाके 50,000 आपका इनकम टैक्स कटेगा। तो अब आप सोचें कि अगर इसको मैं फाइनेंशियल मॉडल पे लगा दूं और फाइनेंशियल मॉडल पे ये कैलकुलेट करना हो कि इन ऑर्डर टू जनरेट 1.5 मिलियन नेट प्रॉफिट, हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स नीड्स टू बी सोल्ड, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स होल्ड करने पड़ेंगे अगर मुझे 1.5 मिलियन का प्रॉफिट अचीव करना है। तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल मॉडल अपडेट हो जाएगा विद इन अ सेकेंड और आपको बता देगा कि इतने नंबर ऑफ यूनिट्स होल्ड आउट करोगे। अगर वो कनेक्टेड होगा, लिंक्ड होगा फाइनेंशियल मॉडल, तो आपको विद इन अ सेकेंड्स बता देगा कि इतने नंबर ऑफ यूनिट्स होल्ड आउट करो ताकि आपको नेट प्रॉफिट इतना अचीव हो सके। अच्छा, उसका इंपैक्ट भी वो खुद ही कैलकुलेट कर देगा। जब आप प्रॉफिट आपको कैलकुलेट होगा तो डेफिनेटली वो रिटेन अर्निंग्स पे जाएगा।
और कुछ चीज़ें बैलेंस शीट पे जाएँगी, और जब ये सारी चीज़ें अपडेट होती चली जाएँगी, वो बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट, हर चीज़ वो खुद ही ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। अगर वो आपका फाइनेंशियल मॉडल जो है वो कनेक्टेड होगा। तो ये एक व्हाट इफ एनालिसिस का टूल था जो कि बहुत ही आसान है, गोल सीक। सिर्फ इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका स्ट्रक्चर कनेक्टेड हो, ठीक है? जिस पे आप वर्किंग कर रहे हैं। अब मैं यहाँ चैट पे ज़रा मुझे बता दें कि ये आपको वाला ये व्हाट इफ एनालिसिस का ये टूल समझ में आ गया है या इसमें कोई प्रॉब्लम है? बहुत ही आसान टूल था, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम ये आ रहा होगा कि बेसिक एक्सेल और एडवांस एक्सेल की क्लासेस नहीं ली हुई, तो डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम होगा। मगर मैंने कोशिश ये की है कि आपको बहुत ही आसान एग्जांपल देके समझाया है। आप मुझे ज़रा चैट पे लिख दें कि आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, ज़बरदस्ती समझ में आ रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल में पंखे की आवाज़ आ रही है शायद, इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, अब आवाज़ होपफुली और जो है वो क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। अच्छा, इसको मैं अगर आप बोलते हैं तो हम इसको पूरा फाइनेंशियल मॉडल पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर एक लास्ट वेबिनार में मैंने कराया था। वो फाइल ओपन कर लेते हैं और उसमें हमने सिर्फ नेट प्रॉफिट तक वर्किंग की थी। तो इसको मैं, हमारे पास ये देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक वर्किंग हुई हुई है, ठीक है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक वर्किंग हुई हुई है और ये 6.9 आ रहा है, ठीक है? तो मैं ये चाहता हूँ, अच्छा ये पूरा फाइनेंशियल मॉडल में हमने क्या किया हुआ था, लास्ट वेबिनार में, वेबिनार नंबर 1 में हमने इनकम स्टेटमेंट तक बनाया था। अजम्पशंस ली थी हमने, और अजम्पशंस लेने के बाद पूरी इनकम स्टेटमेंट हमने कंप्लीट कर ली थी। अच्छा, अब हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 2500, ठीक है? अगर मेरी इनकम स्टेटमेंट में मुझे प्रॉफिट चाहिए, लेट्स सपोज यहाँ पर, अब मैं यहाँ पे फिगर्स इनपुट कर देता हूँ। अगर मुझे ये प्रॉफिट चाहिए यहाँ पे, तो मुझे कितने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आउट करने पड़ेंगे? तो उसके लिए मैं गोल सीक का टूल यहाँ भी अप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा, अभी मैंने ये बैलेंस शीट वगैरह नहीं बनाई है, ठीक है? बैलेंस शीट इनकम्प्लीट है, कैश फ्लो भी इनकम्प्लीट है, मगर अगर ये भी कंप्लीट हो जाए, तब भी ये आपका पूरा का पूरा रिकैलकुलेट कर देगा और ये अमाउंट लेकर आ जाएगा। अब हम देते हैं इसको, यहाँ पे गोल सीक का टूल अप्लाई करते हैं, और सेट सेल हमारा जो होगा वो इन नेट प्रॉफिट होगा, वो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लेते हैं। और इसको हमने क्या करना है, इसको वैल्यू लेकर जानी है, ये वैल्यू लेकर हमें लेकर आनी है, और बाय चेंजिंग सेल वो सेल होगा जहां से आपको स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है, वो हुआ है आपका सेल्स के यूनिट से। अब मैं जब इसको कैलकुलेट कराऊंगा, तो ये पूरा का पूरा रिकैलकुलेट हो गया विद इन अ सेकेंड्स, और आपको लेकर आ गया। कह रहे अगर अगर आप 2847 यूनिट सोल्ड आउट करेंगे तो आपको इतना इनकम, आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो आप सोचें कि अगर पूरा फाइनेंशियल मॉडल कनेक्टेड होता, तो ये आपके लिए जो है ये कितना हेल्पफुल होता कि विद इन अ सेकेंड्स आपका पूरा मॉडल रिकैलकुलेट हो गया गोल सीक टूल के जरिए, ठीक है? तो अब हम सेकंड पे जो है वो टूल पे चलते हैं, जो व्हाट इफ एनालिसिस का टूल है। दूसरा है सिनेरियो मैनेजर। अब सबसे पहले थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये क्यों आ रहा है भाई? मेरी स्क्रीन पे आ रहे हैं, सबकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है? हार्ट के साइन जो नजर आ रहे हैं, तुम्हारी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे? अच्छा चलो, खैर है ये, कोई एडमिन वगैरह की तरफ से हो गया होगा। खैर एनी हाउ, अब हमारा दूसरा टूल है सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर में हमने एक एग्जांपल है, हमारे पास सेल्स की यूनिट है 600 और सेल्स प्राइस पर यूनिट जो है वो 40 है। अच्छा, अब हम सेल्स रेवेन्यू अपना जो है रेवेन्यू निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास एक यूनिट की प्राइस 40 है, अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें टोटल सेल्स यूनिट से, तो हमारे पास प्राइस आ जाएगी, रेवेन्यू आ जाएगा 24,000, ठीक है? अच्छा, फिक्स कॉस्ट हमारे पास $200 है। अच्छा, ये डॉलर्स में, ठीक है? इसको एस्टिमेट कर रहे हैं ये डॉलर्स में। फिक्स कॉस्ट आ गई हमारे पास $200, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 15 पर यूनिट है। तो ये हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अगर ये प्रॉफिट जो है मैंने इस तरह कैलकुलेट किया हुआ है कि आपने रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया और फिक्स कॉस्ट माइनस किया। अगर आप इसको अलग मैनुअली करना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि सेल्स प्राइस माइनस मल्टीप्लाई बाय सेल्स यूनिट, ये आपके पास सेल्स का रेवेन्यू आ गया। फिर उसके बाद आपने फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है?
और अच्छा सॉरी, पहले आप वेरिएबल कॉस्ट ले लें। वेरिएबल कॉस्ट के लिए आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 15 है, इसको आप मल्टीप्लाई करें सेल्स के यूनिट से, तो वेरिएबल कॉस्ट टोटल आ गई। उसमें से आपने फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी। तो यहाँ पर आप जब रेवेन्यू में से ये दोनों चीजें माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो 14,800 आएगा। अब आप ये मैन्युअली वर्किंग कर लें या एक ही सेल में वर्किंग कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बेसिक जो है वो प्रॉफिट इसी तरीके से निकलेगा। अब यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर ये है कि मिसाल के तौर पे आपने एक वर्किंग करने को आपके रियल टाइम सिनेरियो में आपकी कंपनी में आपको एक टास्क दिया, आपके बॉस ने एक टास्क दिया कि मुझे एक ऐसी वर्किंग करके दो कि बेस्ट केस भी पता चले, बेस्ट केस में क्या रिजल्ट होगा और वर्स्ट केस में क्या रिजल्ट होगा, और इसके अलावा रियलिस्टिक में क्या रिजल्ट होगा। मतलब ये है कि अगर हमारी सारी चीजें अच्छी रहीं और सारे टारगेट अगर हम अचीव करते हैं, तो बेस्ट केस सिनेरियो में हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वर्स्ट केस सिनेरियो में हमारे पास प्रॉफिट क्या आएगा, और अगर ऑन एवरेज या रियलिस्टिक होता है तो फिर हमारे पास प्रॉफिट क्या आएगा। अब एक तरीका तो ये है कि आप मैन्युअली इसको अलग अलग वर्किंग करके दें, अलग अलग वर्कशीट बना के दें कि बेस्ट केस सिनेरियो में ये वर्किंग है, वर्स्ट केस सिनेरियो में ये वर्किंग है, और रियलिस्टिक में ये वर्किंग है। और मगर इसके अलावा आपके पास एक व्हाट इफ एनालिसिस का बहुत ही इफेक्टिव टूल है जिसका नाम है सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर से ये काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका देखिए, इस टूल का व्हाट इफ एनालिसिस के टूल का नाम ही सिनेरियो मैनेजर है कि बेसिकली डिफरेंट सिनेरियोस को मैनेज करना है आपको, ठीक है। तो सिनेरियो मैनेजर ये बहुत आसानी से कर सकता है। हमारा प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास एक टास्क है और हमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है बेस्ट केस में, वर्स्ट में और रियलिस्टिक में। तो एक तरीका ये कि हम अलग से वर्किंग करें, और दूसरा ये कि सिनेरियो मैनेजर का टूल यूज करें। तो अब मैं आपके सामने सिनेरियो मैनेजर का टूल यूज कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से कुछ टूल्स जो है वो केसेस सेलेक्ट हुए हैं। मैं इसको बिल्कुल स्क्रैच से करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब ये विंडो आपके पास ओपन होगी। अच्छा, जिनके पास 2013 का एक्सेल का वर्जन है उसके पास ये व्हाट इफ एनालिसिस के टूल ऑलरेडी होंगे। डाटा के टैब में जाकर ये यहाँ पर फोरकास्ट के ग्रुप में आपको भी ये टूल्स नजर आ रहे होंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, लेट्स सपोज, अच्छा अभी 600 यूनिट है बेस्ट केस में। पहले मैंने ऐड किया। पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने व्हाट इफ एनालिसिस में जाके यहाँ क्लिक करना है और ऐड करना है। ऐड में बेस्ट के सिनेरियो का नाम रखेंगे बेस्ट केस, ठीक है। अब ये कह रहा है कि चेंजिंग सेल क्या होगा। चेंजिंग सेल, क्योंकि अभी हम सेल्स की यूनिट की बात कर रहे हैं और उसकी बेसिस के ऊपर प्रॉफिट निकाल के देखना चाह रहे हैं कि बेस्ट केस में अगर सेल्स ज्यादा होती है तो प्रॉफिट क्या होगा, वर्स में कम होती है तो क्या होगा। तो बेस्ट केस में हमारे पास चेंजिंग सेल क्या होगा, सेल्स के यूनिट होंगे। तो मैंने क्या किया है, सेल का रेफरेंस दे दिया जहां पे यूनिट्स दिया हुआ है, विच इज C1, ठीक है। और जो कमेंट आप डाल सकते हैं, मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। सिंपली आपने क्या किया, सिनेरियो का नाम दिया और चेंजिंग सेल में वो सेल दे दिया जो कि जिस पे आपने वर्किंग करनी है। तो मुझे सेल्स के यूनिट पे ऊपर वर्किंग करनी थी, ओके किया। अब वो आपसे पूछ रहा है कि सेल्स के यूनिट आप बेस्ट केस में आपके क्या रहेंगे। हम बेस्ट केस में ये कह रहे हैं कि बेस्ट केस में हमारे पास 2000 यूनिट सोल्ड आउट होंगे, ठीक है। ये पहला केस हो गया, पहला सिनेरियो हो गया जो मैंने ऐड कर दिया है सिनेरियो मैनेजर में। अब मैं दूसरा सिनेरियो ऐड करने जा रहा हूं, और दूसरा है वर्स्ट सिनेरियो। अच्छा, दूसरा वर्स्ट सिनेरियो में क्या होगा कि हम चेंजिंग सेल वही C1 देंगे, मगर इसमें हम जो है वर्स्ट में हम ये बोलते हैं कि हमारे पास 450 यूनिट सोल्ड आउट करें होंगे वर्ड्स में, बेस्ट में 2000, और जो है सेल्स यूनिट जो है और वर्ड्स में जो है 450। इसी तरह हमने तीसरा सिनेरियो ऐड किया जो कि है रियलिस्टिक, और उसमें भी हमने सेल्स के यूनिट पे सेल पे क्लिक किया, और रियलिस्टिक में हम इसको दे देते हैं लेट्स सपोज 1200। इसको ओके किया। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, एक तो यह कि समरी रिपोर्ट निकाल सकते हैं हम यहाँ से, जिसमें वो क्या करेगा, आपको बताएगा कि बेस्ट केस में प्रॉफिट क्या रहेगा, वर्ड्स में और रियलिस्टिक में क्या रहेगा। इसके अलावा हम यहां से भी शो ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आप शो का बटन है, इस पे आप क्लिक कर दें,
लेट्स सपोज मुझे बेस्ट केस देखना है, तो आप देखिएगा कि ये पूरा रिकैलकुलेट हो जाएगा। बेस्ट केस के अंदर मैंने शो पे आपको क्लिक किया। जैसे ही मैंने शो पे क्लिक किया तो वो बता रहा है कि बेस्ट केस में आप 2000 यूनिट सोल्ड आउट करेंगे और आपको प्रॉफिट अचीव होगा 49800। तो विद इन अ सेकेंड्स आपको ये बता रहा है। जस्ट आप उस केस सिनेरियो पे क्लिक करें और शो के बटन पे क्लिक कर दें। तो वर्स्ट सिनेरियो, अगर वर्स्ट सिनेरियो होता है तो हमारा प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा, 11000 हो जाएगा। ठीक है, और रियलिस्टिक में क्योंकि हमने यूनिट्स तकरीबन ऑन एवरेज 1200 दिए हैं, तो हमारा प्रॉफिट इन दोनों प्रॉफिट के दरमियान में होगा 29800। अब ये तो है कि अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठे हुए हैं और आपने ऑन द स्पॉट आपने वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि बेस्ट केस में क्या होगा, रियलिस्टिक में क्या होगा, तो आपके पास वर्किंग बनी हुई है, सिनेरियो मैनेजर का टूल अप्लाई करना आता है, तो विद इन सेकंड्स आप निकाल के ऑन द स्पॉट आप दे सकते हैं। इसके अलावा एक अगर समरी रिपोर्ट बनानी है तो समरी पे आप क्लिक करें। तो जैसे ही आप समरी पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछ रहा है कि रिजल्ट सेल आपको प्रॉफिट चाहिए। डेफिनेटली हमारा रिजल्ट सेल जो है वो प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि हमें इन दी एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन अगर हम हैं तो हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करनी होती है। तो अब यहाँ पर अब ये पूछ रहा है कि रिपोर्ट कैसी निकालूं, क्या पिवट टेबल पे रिपोर्ट बना के दूं या एक समरी रिपोर्ट बना के दूं। पिवट टेबल जिन्होंने पढ़ा हुआ है तो पिवट टेबल आसान है बहुत, पिवट टेबल की रिपोर्ट वो बना सकता है। यहाँ पर वो किसी और वेबिनार में हम वो करेंगे। यहाँ पे सिर्फ सिनेरियो मैनेजर सिनेरियो समरी यहाँ पे हमें चाहिए और रिजल्ट सेल हमारा C5 होगा। ओके, जैसे ही मैंने ओके किया तो आप देखें यहाँ पे उसने एक समरी रिपोर्ट बना दी है और समरी रिपोर्ट में ये करंट वैल्यूज आपको दे रहा है कि सेल्स के, अच्छा ये करंट वैल्यूज वो हैं जो पहले से इनपुट हुई हुई थी, मगर हमारे सिनेरियोज जो हैं वो ये हैं, बेस्ट केस है, वर्स्ट केस है और रियलिस्टिक। तो बेस्ट केस में आप देखें अगर हमारे सेल्स की यूनिट 2000 होंगे तो प्रॉफिट कितना अचीव हो रहा है 49800, और वर्स्ट केस में प्रॉफिट बहुत कम हो गया है और रियलिस्टिक में इन दोनों के दरमियान आ रहा है 29800। तो ये समरी रिपोर्ट आपको बना के दे दी है जिसमें सेल्स यूनिट यहाँ पर ऊपर मेंशन की है इसने और ये जो प्रॉफिट है वो नीचे मेंशन किया है। तो आप, अच्छा ये जो बाय डिफॉल्ट बना के देता है, एक्सेल खुद बना के देता है समरी रिपोर्ट। अच्छा इसी इसी केस में अगर आपको पिवट टेबल बनाना हो तो सिनेरियो मैनेजर में आपने सारे सिनेरियोज ऐड कर लिए और समरी में गए, हमने अभी समरी रिपोर्ट देखी थी, आप पिवट टेबल की रिपोर्ट भी बना सकते हैं। तो वो भी आपको क्रिएट करके दे देगा और आप देखें यहाँ पर कि आपको यहाँ पर पिवट टेबल बना के दे दिया है और बेस्ट केस में बता रहा है प्रॉफिट, रियलिस्टिक में और वर्ड्स में। तो अच्छा, अब एक स्टूडेंट का ये बेसिक क्वेश्चन हो सकता है, ये क्या सिर्फ एक यूनिट एक वेरिएबल पे काम कर सकता हूं। किसी स्टूडेंट का ये सवाल बिल्कुल हो सकता है कि क्या मैं एक ही वेरिएबल पे काम कर सकता हूं, अगर मेरे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हो और उसकी बेसिस के ऊपर मैं अपना प्रॉफिट देखना चाहूं तो वो देख सकता हूं या नहीं। आंसर ये है कि बिल्कुल आप डिफरेंट वेरिएबल्स जितने मर्जी सिनेरियोज डालना चाहें डाल सकते हैं, जितने जितने वेरिएबल्स डालना चाहें डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सेल्स प्राइस का पर यूनिट का वेरिएबल भी डालना चाहता हूं तो डाल सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट का डालना चाहे वो भी डाल सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का डालना चाहे वो भी डाल सकते हैं। और बेस्ट इन इन 3 सिनेरियोस के अलावा 10 सिनेरियो और ऐड करने हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। एक मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे करके बता देता हूं कि अगर आपने जब दो वेरिएबल्स पे काम करना हो तो आपने सिर्फ ये करना होगा कि इन दो वेरिएबल को आपने सेलेक्ट कर लेना होगा। आप माउस से मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट कर रहा हूं, ये सिलेक्शन हो गई। अब जब सिलेक्शन हो गई तो इसके बाद मैं जाऊंगा व्हाट इफ एनालिसिस में, एनालिसिस टूल में, सिनेरियो मैनेजर में, और जो पुराने बने हुए हैं आप उसको एक दफा हटा देते हैं हम, और अब देखते हैं कि अब दो वेरिएबल्स पे कैसे काम होगा। तो पहले मैंने ऐड किया, अब देखिएगा वो आपसे ना दो वेरिएबल्स की चीजें पूछ रहा है। अच्छा बेस्ट केस में चेंजिंग सेल देखें, वो C1 और C2 उसने बाय डिफॉल्ट खुद सेलेक्ट कर लिए, मैंने ओके किया, अब वो दो सेल्स के बारे में पूछ रहा है। अगर आपने 10 सेल्स सेलेक्ट किए होते तो वो 10 सेल्स वेरिएबल्स के बारे में पूछ रहा होता। आपको उसको बेस्ट केस में क्या बताना है कि लेट सपोज मेरे जो सेल्स यूनिट होंगे वो यही लेते हैं, सेल्स प्राइस जो है, बेस्ट केस तो कंपनी के लिए ये होता है कि सेल्स प्राइस बढ़ जाएगी, लेट सपोज 50 हो जाएगी। ठीक है, और वर्ड्स केस, एक और वर्ड्स केस हम ऐड करते हैं, और अब दो वेरिएबल्स दिए हमने। तो पहला वर्स्ट केस में हमारे पास हमने कितना दिया था, वर्स्ट केस में मेरे ख्याल में 1200 दिया था, नहीं सॉरी 450 दिया था।
और सेल्स प्राइस वर्स्ट केस में तो सेलिंग प्राइस कम होती हुई हमें दिखानी होगी ताकि वर्स्ट केस वो बने। अब हम रियलिस्टिक ले लेते हैं एक। अच्छा, अब रियलिस्टिक में हमारे पास क्या था, आई थिंक 1200 दिया था मैंने, और सेलिंग प्राइस जो है 50 थी और 30, तो यहाँ 45 ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम समरी रिपोर्ट उसको बोलेंगे तो वो आपको विद इन अ सेकंड समरी रिपोर्ट निकाल के दे देगा, और देखिएगा ये रिपोर्ट बन भी चुकी है। अब आप देखिएगा सेल्स प्राइस भी बता रहा है बेस्ट केस में, और सेल्स यूनिट भी बता रहा है, उसकी बेसिस के ऊपर प्रॉफिट भी एस्टिमेट करके दे रहा है आपको, ठीक है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारी जो है वो यहाँ पर हो रही है। और आई होप कि ये अच्छा में ये है कि डिफरेंट वेरिएबल्स बिल्कुल दे सकते हैं सर, सिनेरियोज ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल सिनेरियोज ऐड कर सकते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस टूल की ताकत ही यही है कि वो डिफरेंट सिनेरियोज को विद इन अ सेकंड्स है हैंडल कर लेता है। बस ये है कि आपका मॉडल और स्ट्रक्चर कनेक्टेड हो, लिंक्ड हो, जो कि मैं बेसिक एक्सेल की क्लासेस में सिखाता हूं कि हाउ टू लिंक विद इन अ वर्कशीट, हाउ टू लिंक विद इन अ आउटसाइड द वर्कबुक कैसे करनी है, लिंकिंग कैसे करनी है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कैसे करनी है, लॉकिंग कैसे करनी है, और कनेक्ट कैसे करना है। एक्सेल में बेसिक एक्सेल से मैंने कोर्स में स्टार्ट किया हुआ है, जो रिकॉर्डेड कोर्स एलएमएस पे मिर्चा वाला के मौजूद है। बिल्कुल बेसिक एक्सेल से स्टार्ट हुआ है और फाइनेंशियल मॉडल तक गया है, उसमें मैं एंड में इंशाल्लाह आपको डिस्कस करेंगे। तो दो व्हाट इफ एनालिसिस टूल हो गए। अब मैं आप लोगों का चैट पे थोड़ा सा फीडबैक ले लेता हूं कि आप लोगों को ये चीज, दो टूल समझ में आ गए हैं या कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो बताएं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट पे लिख दीजिएगा, और अगर ये दोनों टूल्स आपको समझ में आ गए तब भी मैसेज कर दें। काइंडली सब रिप्लाई करें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि दोनों, अच्छा कोई सवाल हो तो पूछ लें इन दोनों टूल्स के बारे में, कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अगला टूल थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा। तो इन दो टूल्स की अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, तीसरा सिनेरियो जो है वो है थोड़ा सा मुश्किल, और आपको अगर याद हो कि हमने लीनियर प्रोग्रामिंग का एक टॉपिक पढ़ा था ईसीसीए में, जैसे हम बल्कि ये वाला टॉपिक कुछ लोगों को शायद नहीं याद होगा, तो इसको ड्रॉप कर देते हैं। बल्कि चैट में लिख के मुझे बताएं कि आपको, आपने एसीसीए के अंदर या सीए के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग का एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हम अपना लिमिटेशंस देखते थे, कॉन्स्ट्रेंट्स देखते थे, उसकी बेसिस के ऊपर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और कॉस्ट मिनिमाइजेशन करते थे। तो अगर किसी को ये टॉपिक याद आ रहा है तो फिर हम ये वाला टॉपिक कर लेते हैं, ये वाला टॉपिक कर लेते हैं। अदरवाइज जो है हम दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं। गोल सीक में भी एट अ टाइम मल्टीपल सेल्स पर वर्किंग कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। क्योंकि वो पूछता ही एक ही सेल के बारे में। किसी को लीनियर प्रोग्रामिंग का टॉपिक याद आ रहा हो तो फिर, अच्छा अभी ये टॉपिक मेरे ख्याल में आप लोगों ने शायद मगर ये जो टूल है मैं जिसके बारे में बताना चाह रहा था वो है सॉल्वर। ये सॉल्वर जो है ये थोड़ा सा आपको अगर लीनियर प्रोग्रामिंग याद हो तो ये बहुत ही इफेक्टिव टूल है। और किसी बच्चे को अगर याद आ, कैन नॉट रिमेम्बर, ठीक है, ठीक है। तो हम इसके बाद इस टूल को बाद में करते हैं, पहले इसको आगे वाले टूल को कर लेते हैं। मेरे ख्याल में कुछ बच्चों को ये चीजें याद नहीं है, मगर उसके लिए हम सॉल्वर का टूल, आपके पास भी आ रहा है यार, ये फिल्टर जिसने भी लगाया है काइंडली हटा दो। बहरहाल हम जो है ये वाला टूल करते हैं जिसका नाम है डेटा टेबल। हमने व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर देख लिया है, गोल सीक देख लिया है, डेटा टेबल अभी हमें देखना है, ठीक है। डेटा टेबल के लिए एक पूरा सिनेरियो है, एक हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हमने करनी है, और उसके ऊपर एक हमने पूरा एक एनालिसिस मॉडल बनाना है, और उसके बाद जाके हमने उसके ऊपर व्हाट इफ एनालिसिस का टूल जो कि डेटा टेबल है वो लगाना है। तो सिनेरियो को समझना जरूरी है। सब ऑन बोर्ड हैं, सब जो है सब क्लियर है, तो मैं आगे स्टार्ट करूं। अच्छा, अब हमारे पास ये सिनेरियो है तो इसको आपने जो है मेरे साथ रहना है और
जहां पे कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो मुझे चैट पे लिख दीजिएगा, वहां से चेक कर लेना, अगर कोई चैट ऐसी आ रही हो तो मुझे बता देना। अच्छा जी, यहाँ पर है सारा कॉपी शॉप मॉडल। बेसिकली हमें एक एनालिसिस मॉडल बनाना है और डाटा टेबल के जरिए उसको देखना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप एडवाइजर होते हैं या पे आप कंसल्टेंट होते हैं, तो आपके पास सिनेरियोज आते हैं क्लाइंट्स के और आप उसको वर्किंग करके देते हैं। तो क्लाइंट आपसे ये वर्किंग कराना चाह रहा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ होगी मेरी। तो आपको बेसिकली करना क्या है, बिल्ड अ मॉडल टू एस्टिमेट प्रॉफिट पर गिवन नंबर ऑफ कॉपियर्स एंड डिमांड वैल्यूज। पहला ये है कि आपको एक प्रॉफिट एस्टिमेट करना है डिमांड वैल्यू, नंबर ऑफ कॉपियर्स और डिमांड वैल्यूज के ऊपर। फिर उसके बाद बताना है कि प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमाइज होगा, फाइंड द मिक्स ऑफ कॉपियर्स एंड डिमांड वैल्यूज दैट कैन मेक मैक्सिमम प्रॉफिट। ये टूल थोड़ा सा लेंदी है, इसमें हम थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी आप थोड़ा सा ये देख लें कि ये दो चीजें हमें करनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या होता है, जब हम कंसल्टेंट होते हैं तो हम डेटा क्लाइंट से ही गैदर करते हैं, उसको फिर एनालिसिस करके उसको बेस्ट केस सिनेरियोज बताते हैं। तो हम क्लाइंट से डेटा ले रहे हैं, क्लाइंट ये कह रहा है कि बेसिकली सारा वांट्स टू ओपन अ कॉफी शॉप, सॉरी कॉफी शॉप, ईच कॉपियर कॉस्ट $5,000 पर ईयर टू लीज। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक शॉप ओपन होने जा रही है, जिसमें हमारे पास जब हम मशीन लेंगे, कॉपियर की मशीन लेंगे, तो 5,000 पर ईयर टू लीज, ये हमारी फिक्स कॉस्ट इनकर्ड होगी एक मशीन के ऊपर। जब हम बैंक से लीज के ऊपर एक मशीन $5,000 लेते हैं, बेसिकली एक मशीन $5,000 की, तो ये हमारी फिक्स कॉस्ट हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, फिक्स कॉस्ट हो गई। अब दूसरा ये है कि द रेंट एंड अदर फिक्स कॉस्ट पर मंथ आर $300। इसका मतलब ये है कि जो रेंट और अदर फिक्स कॉस्ट है वो $300 पर मंथ है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से ताकि पर ईयर आ जाए। तो अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें दो फिक्स कॉस्ट आ चुकी हैं। देयर इज अ 0.02 वेरिएबल कॉस्ट पर कॉपी। एक कॉपी जब मशीन से निकलती है, जब मशीन से एक कॉपी बाहर आती है, तो उस कॉपी की जो कॉस्ट है, जो कि वेरिएबल कॉस्ट पर कॉपी है, $0.02 है। बता हमें हमारी कॉस्ट जो है $0.02 लग जाएगी अगर हम कॉपी एक मशीन से निकालते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर 1000 कॉपीज निकालें तो आप सिंपली इस $0.02 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो ये है पर कॉपी की कॉस्ट। इसके अलावा ईच कॉपियर कैन प्रिंट अप टू 1 लाख कॉपीज पर ईयर। ये बेसिकली मशीन की कैपेसिटी है, ये मशीन की लिमिटेशन है कि वो 1 लाख कॉपीज एक साल में निकाल सकती है, ये इसकी लिमिटेशन है, प्रिंट कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी डिमांड जो है वो 2 लाख यूनिट्स की है, 2 लाख कॉपीज की है, 2 लाख कॉपीज की है, तो फिर क्या होगा, हमें दो मशीन लेनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये एक मशीन की लिमिटेशन है कि वो एक साल में एक 1 लाख कॉपीज प्रिंट आउट कर सकती है। ठीक है, तो ये मशीन की लिमिटेशन आ गई पर ईयर। अब अगर आप दो मशीनें होंगी तो 2 लाख कॉपीज निकल जाएंगी। तो अब यहां पर आगे चलते हैं। शी प्लान्स टू चार्ज $0.11 पर कॉपी फ्रॉम हर कस्टमर। तो ये जो प्राइस पर यूनिट चार्ज करेगी कस्टमर को, वो कितना चार्ज करेगी पर कॉपी, $0.11 चार्ज करेगी। तो सेलिंग प्राइस आ चुकी पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ था, फिक्स कॉस्ट भी आ चुकी 5,000 और $300 पर मंथ। तो हमारे पास कुछ डाटा आ गया है जिसकी बेसिस के ऊपर हम की फैक्ट्स, असल में प्रॉब्लम को पहले आपने समझना होता है, उसके बाद की फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करना होता है। तो मैं यहाँ पर जो है की फैक्ट्स हमारे क्या हैं, की फैक्ट्स जो है हमारे पास यहाँ तक जो आ चुके हैं वो मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हुए हैं कि हमारे पास जो फैक्ट्स हैं, कि फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हमारे पास आई हैं वो ये है कि अगर आप एक मशीन लीज पे लेते हैं तो $5,000 आपको देना पड़ेगा पर ईयर, एक साल का। ऑपरेटिंग कॉस्ट $0.02 है। एक कॉपी, जब एक कॉपी मशीन से निकलेगी तो ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई। रेंट $300 है पर मंथ। रेवेन्यू है $0.11 आपका, ये भी पर कॉपी पर एक पेज की आप जब कॉपी निकालेंगे तो ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गई आपकी। और मशीन की जो कैपेसिटी है वो 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है एक साल के अंदर, 1 लाख कॉपीज पर ईयर पर कॉपियर। अच्छा, डिमांड के लिए उसने क्या कहा था, डिमांड के लिए उसने कहा था कि सारा ने एस्टिमेट किया है कि मेरी जो डिमांड होगी
that the demand can be any of the four values 500, 1000, 1500 और 2000 कॉपीज पर डे। ठीक है, ये डिमांड रहेगी। ठीक है, तो अब हमने ये भी की फैक्ट्स में यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया कि हमारी डिमांड 500 यूनिट से लेके कॉपीज से लेके 2000 तक रह सकती है पर डे। ठीक है, तो 500 भी डिमांड हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 1500 और 12, तो ये पर डे की डिमांड है। तो आप इसको 365 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, जब आपके पास क्लाइंट आए, सिनेरियो आए, तो सबसे पहले आप की फैक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लें और की फैक्ट्स को अलग से एक वर्किंग शीट पे डाल दें। अच्छा, ये तो खैर मैंने एक पिक्चर ऐड की हुई है, मगर आप इसको पूरा यहाँ पर टाइप करके इसको डालेंगे। अच्छा, अब यहां तक हमारे पास की फैक्ट्स आ चुके हैं। इसके जरिए से फिर हमने क्या करना होता है, एक्सपेंस साइड बनानी होती है। आपकी एक्सपेंस साइड क्या है? एक्सपेंस साइड आपकी ये है कि टोटल कॉस्ट जो आपकी बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल, इन दोनों कॉस्ट को जब आप ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, फिक्स कॉस्ट हमारे केस में क्या है कि कॉपियर की लीज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉपियर्स, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। मतलब $5000 की एक मशीन है, अगर हम 3 मशीन लेंगे तो उसमें 5000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और रेंट कितना था, $300, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ताकि पर ईयर का आ जाए। और वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, की फैक्ट्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिए, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में ये था कि हमने एक्सपेंस साइड को फॉर्मूला बना लिया कि एक्सपेक्टेड क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा। फिर रेवेन्यू साइड बहुत ही सिंपल है कि एक कॉपी की क्या प्राइस है और उसको टोटल कॉपी से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये सारी चीजें, अच्छा अब इसने क्या कहा है हमें, इसकी इसकी डिमांड क्या है कि इसकी डिमांड ये है कि बिल्ड अ मॉडल टू एस्टिमेट प्रॉफिट पर गिवन नंबर ऑफ कॉपियर्स एंड डिमांड वैल्यूज। तो ये जो इसने डिमांड बताई है, सारा एस्टिमेट दैट द डिमांड कैन एनी ऑफ द फोर वैल्यूज 500, 1000, 1500, 2000 कॉपीज पर डे। हमें क्या करना है, इसके ऊपर प्रॉफिट का एक मॉडल बनाना है, बिल्ड अ मॉडल टू एस्टिमेट प्रॉफिट। और फिर उसके बाद फाइंड द मिक्स ऑफ कॉपियर्स एंड डिमांड वैल्यू दैट कैन मेक मैक्सिमम प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। उसके लिए हमें अजम्पशंस हमारे पास हैं, ये हमारा मॉडल है। ठीक है, सारा कॉपी शॉप एनालिसिस मॉडल। अब आपके सामने में ये सारी फिगर्स हटा रहा हूं ताकि हम दोबारा से यहाँ पे लगा सकें। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे मैं हटा रहा हूं ताकि हम स्क्रैच से इसको कर सकें। फॉर्मूले वगैरह भी हटा देता हूं। अच्छा, अब ये बिल्कुल ब्लैंक हो गया। अच्छा, अजम्पशंस लेते हैं, जब भी हम एनालिसिस कोई भी मॉडल बनाते हैं, एस्टिमेट करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, तो हम अजम्पशंस लेते हैं, इनपुट्स कहलाते हैं वो। तो इनपुट्स हम कॉस्ट से रिलेटेड, अच्छा ये किसका माइक ऑन हो रहा है, काइंडली ये माइक ऑफ कर दें अपना। किसका माइक ऑफ ऑन हुआ है ये? बहरहाल, आप लोग काइंडली अपना माइक ऑफ रखें, मैंने भी बहरहाल किया था। अच्छा, एनालिसिस मॉडल में हम इनपुट्स लेंगे, अजम्पशंस लेंगे, और इनपुट्स में सबसे पहले कॉस्ट से रिलेटेड इनपुट्स ले लेते हैं। तो हमारी कॉस्ट जो है लीज की, एक मशीन की, वो कितनी है, $5000। और रेंट हमारा $300 है। कहां से देख रहे हैं, ये की फैक्ट से देख लिया आपने आराम से। आप की फैक्ट से इसको यहां पर आपने वर्किंग शीट में डाल दिया इसको। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो कितना था, ऑपरेटिंग कॉस्ट है $0.02। और नंबर ऑफ कॉपियर्स हम लेट सपोज 2 अज्यूम करते हैं कि हम 2 मशीनें बैंक से लेंगे लीज के ऊपर। और हमारे पास, अच्छा कैपेसिटी कितनी है एक मशीन की पर ईयर, वो है 1 लाख यूनिट्स। तो नंबर ऑफ कॉपियर्स मतलब 2 मशीन हम लेने जा रहे हैं, और कैपेसिटी कितनी है एक मशीन की, 1 लाख। अच्छा, रेवेन्यू कितना था, रेवेन्यू जो पर यूनिट है, पर कॉपी जो है वो हमारी कितना है, की फैक्ट्स में वो कितना है, $0.11। ठीक है, $0.11। डिमांड अभी इस वक्त जो है, डिमांड हम ले लेते हैं 500 पर डे। तो ये हमने वर्किंग कर ली कि हमने जितने की फैक्ट्स आइडेंटिफाई किए थे वो हमने यहां पर क्या कर लिए, इनकॉर्पोरेट कर लिए। ठीक है, अब हम उसको ईयरली बेसिस के ऊपर देखेंगे।
ठीक है, ईयरली बेसिस के ऊपर हम इसको इनकॉर्पोरेट देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे 5000 एक मशीन की कॉस्ट है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आपको टोटल ईयरली कॉस्ट पता चल जाएगी कि मशीन की कितनी है। एक मशीन $5000 की है, तो 2 मशीन कितने की हुई? $10,000 की हो गई। अच्छा, $300 पर मंथ रेंट था, तो 300 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो पर ईयर आपके पास $3600 आ गया। और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो हमने ली हुई है $0.02, वो हम नीचे इसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। अच्छा, मशीन की कैपेसिटी कितनी है? 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है पर ईयर, पर कॉपियर। और अगर हमने इसको 2 मशीनें हैं, तो हम 2 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया। तो अगर 2 मशीनें होंगी तो मेरी टोटल कैपेसिटी जो मशीन की है वो 2 लाख यूनिट्स है। अच्छा, अब हमारे पास सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि एनुअल डिमांड क्या है। एनुअल डिमांड हमें नहीं मालूम, हमें पर डे डिमांड मालूम है। उसने कहा था, जो इसकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, उसने ये कहा था कि सारा एस्टिमेट दैट द डिमांड कैन बी एनी ऑफ द 4 वैल्यूज 500, 1000, कुछ भी रह सकती है पर डे। तो हम अभी यहाँ पर इसको 500 एक एस्टिमेट ले लेते हैं, पर डे है। तो अब यहाँ पर हम एनुअल डिमांड कैसे निकालेंगे कि 500 पर डे डिमांड है, अगर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से, तो ये क्या आ जाएगा, एनुअल डिमांड आ जाएगी। ठीक है, एनुअल डिमांड हमारे पास आ चुकी है। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये होगा कि लेट्स सपोज मेरे पास मशीन हमारे, हम कॉपियर लेते हैं एक, तो मेरी मशीन की कैपेसिटी कितनी है, 1 लाख यूनिट्स। ठीक है, तो अगर मैं नंबर ऑफ कॉपियर जो है वो क्या कर रहा हूं, अगर नंबर ऑफ कॉपियर्स मैंने क्या 1 लाख यूनिट्स एक लेता हूं, तो मेरी टोटल कैपेसिटी 1 लाख यूनिट्स है। तो मेरी एनुअल डिमांड कितनी है, 1,82,500। यहां एक ट्रिकी और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक मशीन ये हमारी एनुअल डिमांड फुलफिल नहीं कर सकती। ठीक है, ये जो एनुअल डिमांड है ये फुलफिल नहीं कर सकती एक मशीन। तो सब हमें मिनिमम का फॉर्मूला इंटरमीडिएट और एडवांस स्किल में हमें सिखाया जाता है कि वो क्या है, कि MIN मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है कि 2 वैल्यूज का मिनिमम वैल्यू लेकर आना, या मल्टीपल वैल्यूज हैं उसका मिनिमम वैल्यू लेकर आना। तो यहां पर हम पहली बात ये कि हमने एनुअल डिमांड कैसे निकाली, कि 500 को 365 से मल्टीप्लाई कर दिए, एनुअल डिमांड हो गई। मगर एक मशीन की कैपेसिटी 1 लाख, तो हम ये डिमांड फुलफिल नहीं कर सकते एक मशीन के साथ। तो यहां फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए जो मिनिमम वैल्यू निकाल के लेकर आए। तो MIN का फॉर्मूला अप्लाई किया। हमें 2 वैल्यूज का मिनिमम निकालना है। एक है हमारी मशीन की एनुअल जो कॉपीज की लिमिटेशन है, जो कैपेसिटी है, कॉमा वो जो फॉर्मूला हमने बनाया था यहाँ पे, फॉर्मूला क्या था कि 500 पर डे मल्टीप्लाई बाय 365। तो इन दोनों का जो आंसर आएगा, डेफिनेटली इस फॉर्मूले का आंसर जो आएगा वो 1,82,000 आ रहा था, कि मैंने 500 को 365 से मल्टीप्लाई किया था। तो एनुअल डिमांड और जितनी मशीन की कैपेसिटी है जो हम फुलफिल कर सकते हैं, इन दोनों का जो मिनिमम अमाउंट होगा वो यहां लेकर आ जाएगा। मिनिमम अमाउंट आ रहा है 1 लाख यूनिट्स। तो ये डिमांड हम फुलफिल कर सकते हैं विद इन हमारी जो मशीन की कैपेसिटी है, कि हम एक मशीन लेने जा रहे हैं और 1 लाख कॉपीज वो प्रिंट कर सकती है। तो मिनिमम का फॉर्मूला क्या था, इन दोनों का जो मिनिमम अमाउंट है वो आ जाए, एक हमारी कॉपीज और हमारी एनुअल डिमांड। तो ये डिमांड हम फुलफिल कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर हमें एक छोटा सा, ये हमने कॉस्ट के इनपुट्स ले लिए, कुछ रेवेन्यू के इनपुट्स ले लिए। अब हम छोटा सा एक कैलकुलेशन करेंगे जिससे हम प्रॉफिट निकाल के देंगे। अच्छा, लीज की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, वो मैंने लिंक करा दिया यहाँ पर। रेंट हमारे पूरे साल का कितना आ रहा है वो भी लिंक करा दिया। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी कैसे पता चलेगी, कि हमारे पास जो एक कॉपी की कॉस्ट है वो है $0.02। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो हम डिमांड फुलफिल कर सकते हैं एनुअल डिमांड वो है 1 लाख। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद मैंने सम का फंक्शन लगाया और इन तीनों को टोटल कर दिया, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट मेरे पास आ चुकी है $10,600। और रेवेन्यू जो है वो हमारा $0.11 है।
सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारी $0.11 है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे एनुअल डिमांड से, तो आपका पता चल जाएगा आपका टोटल रेवेन्यू कितना है। टोटल रेवेन्यू आ रहा है $11,000। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ जब हम रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर देंगे, तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया। $400 हमारा प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम एक मशीन के साथ एक मशीन के साथ जाते हैं और 500 पर डे हमारी अगर डिमांड होती है, तो हम $400 का प्रॉफिट अचीव करेंगे। मगर इसका एक दूसरा सवाल भी था। एक इसने कहा था कि फाइंड द, ये तो हमने कर लिया, बिल्ड अ मॉडल टू एस्टिमेट प्रॉफिट पर गिवन नंबर ऑफ कॉपीज एंड डिमांड वैल्यूज, ये हमने कर लिया है। मगर इसका एक पार्ट आगे भी आएगा। फाइंड द मिक्स ऑफ कॉपियर्स एंड डिमांड वैल्यूज दैट कैन मेक मैक्सिमम प्रॉफिट। ये जो इसने कहा है ना कि मैक्सिमम प्रॉफिट कहां होगा, अगर वो मशीन लेती है 1 से लेके 8 तक, मतलब 1 से लेके 8 मशीनें लेती है और डिमांड 500 से 2000 तक रहती है पर डे, लेट सपोज 500, 1000, 1500 और 2000, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कहां अचीव होगा? क्या वो एक मशीन पे होगा, क्या वो दो मशीन पे होगा? तो अब यहां पे हमें ये टूल हमारा जो है व्हाट इफ एनालिसिस का टूल है, जिसमें हमने यहाँ डिमांड रखी है 500 पर डे, 1000 पर डे, 1500 पर डे, 2000 पर डे, और यहाँ पे नंबर ऑफ मशीन्स हैं, एक मशीन, दो मशीन और इसी तरीके से टोटल 8 मशीन। तो वो हमें इसमें ये बताना है कि इन डिमांड वैल्यूज के ऊपर अगर हम ये नंबर ऑफ मशीन्स रखते हैं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहां पर होगी। तो हमें ये, अच्छा, एक तो ये है देसी तरीका, जिनको एक्सेल नहीं आता और जिनको टूल्स नहीं आते, वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं अलग अलग वर्किंग करते हैं। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे 500 डिमांड के ऊपर और नंबर ऑफ मशीन्स के ऊपर, पहले एक के ऊपर बनाएंगे, फिर दो के ऊपर बनाएंगे, मल्टीपल वर्किंग करेंगे, मल्टीपल वर्कशीट्स बनाएंगे। मगर इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम व्हाट इफ एनालिसिस के टूल के जरिए, डाटा टेबल के जरिए बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पर ये जैसे ही मैं डाटा टेबल के टूल पे जाऊंगा, तो ये आपसे पूछेगा रॉ इनपुट क्या है। बेसिकली रॉ जो है इस वक्त हमारे पास, ये हमारी रॉ है, ये हमारी रॉ है और ये हमारा कॉलम है। तो यहाँ पर हम डाटा टेबल में गए, वो पूछ रहा है रॉ इनपुट। रॉ इनपुट जो है मैं यहाँ से दे रहा हूँ इसको, रॉ इनपुट मेरे पास डिमांड है, तो मैंने डिमांड पर डे का इनपुट दे दिया, इसको सेल का रेफरेंस दे दिया है। और वो कैसे देख रहा हूं मैं कि मेरे पास ये आई थिंक ये रो हो गई और ये कॉलम हो गया। तो अच्छा, अब मैं यहाँ डाटा टेबल में गया, वो पूछ रहा है रॉ इनपुट दो, तो रॉ इनपुट मेरी डिमांड हो गई, ये मैंने डिमांड के सेल पे क्लिक कर दिया। और कॉलम इनपुट जो है वो मेरी नंबर ऑफ मशीन्स है, जो कि नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ पे दिया हुआ है। अब मैं इसको यहाँ पे ओके कर रहा हूँ, तो वो आपको, अच्छा, दिस सिलेक्शन इज नॉट वैलिड, अच्छा सिलेक्शन सही नहीं की है, तो सिलेक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। पूरा एरिया सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा टेबल में जाना पड़ेगा। रॉ इनपुट दिया डिमांड और कॉलम इनपुट दी नंबर ऑफ मशीन्स, नंबर ऑफ कॉपीज। फिर जब हम इसको ओके करेंगे, तो यहाँ पे विद इन अ सेकेंड्स आपको निकाल के दे दिया है, प्रॉफिट कैलकुलेट करके भी दे दिया है। और हम अगर कर रहे टिपिकल तरीके से जाते हैं तो काफी टाइम लगता हमें। तो व्हाट इफ एनालिसिस की एक पावरफुल चीज ये है कि आपको विद इन अ सेकेंड्स वो कैलकुलेट करके दे देता है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। अब आप देखिएगा, अच्छा, अब मैं आप लोगों के साथ सवाल पूछता हूं कि देखें, डिमांड है 500 और एक मशीन है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है $400। और अगर 500 पर डे डिमांड रहती है और दो मशीनें हम लेते हैं, तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है $2,825। अब सवाल मेरा ये है कि मुझे सारा को क्या करना है, बताना है कि फाइंड द मिक्स ऑफ कॉपीयर्स एंड डिमांड वैल्यूज दैट कैन मेक मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर सारा कॉपीयर्स 1 to 8, डिमांड 500 to 2। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि व्हाट इफ एनालिसिस टूल तो हमने अप्लाई कर दिया, एक अजम्पशंस भी ले ली, सब कुछ कर लिया। अब मुझे ये बताएं कि सारा को हमें क्या बताना चाहिए। अगर हम 500 डिमांड हो, तो मैं सारा को क्या बोलूं कि आपने कितनी मशीन लेनी है। अब आप बताएंगे, लोग चैट पे मुझे बताएं कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मेरी 500 पर डे डिमांड रहती है, तो मुझे सारा को क्या बोलना चाहिए कि आप जो है कितनी नंबर ऑफ मशीन्स लें इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अच्छा, तैमूर कह रहे हैं दो, और रमशा भी यही कह रही हैं दो, और मिनाइल भी दो कह रही हैं, मोहम्मद शारिक ये भी दो, जबरदस्त।
अच्छा, इसी तरह 1000 डिमांड हो पर डे तो क्या होना चाहिए, क्या मुझे कितनी नंबर ऑफ मशीन लेनी चाहिए? तैमूर कह रहे हैं 4। अच्छा, मिनाइल 2 कह रही है, मिनाइल आप गलत कह रही हो। अच्छा, फिर जो है 4 आपने कह दिया, ये भी ठीक है। अच्छा, तो नंबर ऑफ बेसिकली नंबर ऑफ मशीन्स आपको 4 लेनी चाहिए जब आपकी 1000 पर डे डिमांड हो। अच्छा, ये जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है। अगर कुछ लोगों ने अगर मेरी बेसिक एक्सेल और एडवांस एक्सेल के कोर्सेज लिए हुए हैं, तो उनको पता होगा ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली क्या कर रही है, 2 हाईएस्ट वैल्यू निकाल के दे रही है, बाकी सब माइनस में। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे एक और भी बनता है कि 1000 पर डे डिमांड रहेगी तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट कहाँ होगा जब 4 मशीन लेने लगी? 1500 होगा तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट होगा 5 मशीनों पे, और 2000 मैक्सिमाइज प्रॉफिट होगा 24400 पे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो एनुअल डिमांड, और हमने उसको सजेस्ट कर, अच्छा चारों पोजीशन बताई है हमने उसको कि 500 पे क्या होगा, 1000 पे क्या होगा, 1500 टू 2000 पे क्या होगा। अब एक सवाल ये है, स्टूडेंट से मेरा चैट पे आंसर करें कि ये जब नंबर ऑफ मशीन हम 3 ले रहे हैं, तो ये एकदम प्रॉफिट वाली फिगर लॉस में क्यों कन्वर्ट हो गई? लॉस क्यों आ रहा है यहाँ पे? अगर आप यहाँ देखें कि ये जो लॉस आ रहा है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसको मैं येलो हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे लॉस क्यों आ रहा है? हालांकि जब हम 2 मशीन ले रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा था $2825, और एकदम देखते ही देखते जो है हमें लॉस में कन्वर्ट हो गए हैं, और आगे लॉस होता ही चला जा रहा है। तो कोई स्टूडेंट है जो आंसर करेगा मुझे? शारिक कह रहे हैं बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट। तैमूर भी यही कह रहे हैं बिकॉज ऑफ नो डिमांड। नहीं, नो डिमांड तो गलत है, डिमांड तो है ना 500। हाँ, ये है कि और मजीद डिमांड नहीं है, तो फिक्स कॉस्ट आपने इनकर्ड कर दी। एक और मशीन लेने से $5000 का फर्क आ रहा है। एक और मशीन ली आपने, डिमांड आपकी वही थी 500 पर डे, तो डिमांड तो आपकी बढ़ी नहीं, आपने एक मशीन ऐड कर दी। जब मशीन ऐड करेंगे तो $5000 पर ईयर आपको फिक्स कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। तो बिकॉज वी हैव हाई कैपेसिटी एंड डिमांड इन लो। हाँ, बिल्कुल ठीक है, हमारे पास कैपेसिटी कम है और डिमांड, सॉरी, डिमांड कम है और जो है वो मशीन ज्यादा है। ठीक है, मोर और लेस सबने आंसर सही दिया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारी फिक्स कॉस्ट इनकर्ड हो रही है। तो इसका, अब देखें यहाँ पे एनालिसिस मॉडल बनाने का क्या फायदा होता है और व्हाट इफ एनालिसिस लगाने का क्या फायदा होता है कि आपको डिफरेंट सिनेरियोज में आप सजेस्ट कर सकते हैं क्लाइंट को, या आप अगर अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, आप एज अ एम्प्लॉय उनको वर्किंग करके दे रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होता है विद इन अ सेकंड। अच्छा, अगर वो कहता है आपको कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठे हैं और ऑन द स्पॉट आपको बॉस कहते हैं कि यार 5000 ईयर तो लीज की कॉस्ट नहीं है, हमने नेगोशिएट कर दिया है, ये $4500 है, तो अब क्या मैं दोबारा से मॉडल बनाऊं? नहीं, आप $4500 कर दें, पूरा मॉडल रिकैलकुलेट हो गया, और अब आप देखिएगा कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है और यहाँ पे आके माइनस में आ रहा है। हो सकता है वो आपसे ये करें कि $300 पर मंथ नहीं रहेगा, ये है लेट सपोज ये जो है वो $250 होगा। तो जैसे ही मैं इसको 250 कर रहा हूं, तो आप देखिएगा पूरा मॉडल रिकैलकुलेट हो गया। और अगर आप कोई भी वेरिएबल चेंज करेंगे, तो व्हाट इफ एनालिसिस टूल उसको देख लेगा और खुद ही इसको जो है वो चेंज करके आपके पास फिगर्स लेकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये मॉडल और ये टूल कंप्लीट हुआ। अब मुझे आप लोग चैट पे काइंडली फीडबैक दे दें कि ये वाला टूल आपको समझ में आ गया है, ये वाला टूल समझ में आ गया, व्हाट इफ एनालिसिस का टूल जो डेटा टेबल है। मुझे आंसर कर दें ताकि मैं, अच्छा ऑल, हमारे पास कितने लोग कनेक्टेड हैं अभी? अ, अच्छा, आप लोग आंसर कर दें, सारे आंसर कर दें ताकि फिर मैं इसको वाइंड अप की तरफ लेके जाऊं। हमारा तकरीबन 45 मिनट्स और 60 मिनट्स का हम वेबिनार रख रहे हैं। अभी 2 वेबिनार और बाकी हैं, और नेक्स्ट वेबिनार सैटरडे को है, कमिंग सैटरडे को, और जो कि है 2:15 पे, और है टैक्सेशन के हवाले से, प्रैक्टिकल टैक्सेशन, जो पाकिस्तान की टैक्सेशन है, क्योंकि मैं इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर भी हूँ और इनकम टैक्स के रिटर्न्स वगैरह और ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ, तो मैं आपको बेहतर गाइड कर सकता हूँ।
और टैक्सेशन के वेबिनार में इंशाल्लाह हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे तीनों टूल्स जो है वो कवर हो गए। और लास्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे जो मेरा जो रिकॉर्डेड कोर्स एलएमएस के मिर्चा वाला के एलएमएस पे मौजूद है, वो उसके अंदर जो है बिल्कुल बेसिक एक्सेल से स्टार्ट किया है मैंने कि वर्कबुक क्या होती है, वर्कशीट क्या होती है, ग्रुप्स, टूल्स, रिबन क्या होता है, कमांड्स क्या होती हैं, सेल क्या है, एक्टिव सेल क्या है, फॉर्मूला बार क्या होता है, नेम रेंज क्या होती है, फॉर्मेटिंग क्या होती है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स रॉज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करके, और एक्सेल की डेफिनेशन और एक्सेल कब जो है वो कितने वर्जन है, ये सारी चीज़ें बेसिक से लेके इंटरमीडिएट एक्सेल तक फिर कवर किया है। फिर हमने इसके बाद जो है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ गाइड कर देता हूँ कि यहाँ पर हमने पहले बेसिक एक्सेल कवर किया है, और उसके बाद जो है इंटरमीडिएट किया है हमने, और फिर एडवांस एक्सेल कवर किया है उस कोर्स के अंदर। और एडवांस एक्सेल के बाद हमने देखे हैं बिजनेस रिपोर्टिंग देखी है, क्योंकि और ये सब अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की जो स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल है, ये कोर्स मेरा उनके लिए स्पेसिफिक है, रेलिवेंट है। और डिफरेंट अगर कोई दूसरा लेगा तो उसको इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो बिजनेस रिपोर्टिंग, और इसके अलावा व्हाट इफ एनालिसिस के टूल, तमाम टूल्स इसके अंदर कवर करें बड़ी डिटेल में, डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। और टैक्सेशन, टैक्सेशन इन एक्सेल ये भी मैंने कवर किया है। इसमें हम इनकम टैक्स कैलकुलेटर बनाते हैं, और मल्टीपल इफ्स के फंक्शंस देखते हैं, इफ एंड के फंक्शन, इफ और के फंक्शन, इफ एंड के फंक्शन, ये सारे देखते हैं। और टैक्सेशन में देखते हैं कि इनकम टैक्स के स्लैब्स क्या हैं, सैलरीड इंडिविजुअल के, बिजनेस इंडिविजुअल के, कंपनीज के, रेंटल्स के, और फिर डिफरेंट इनकम टैक्स कैलकुलेटर बनाते हैं, और उसके ऊपर कंप्लीट वर्किंग होती है। लास्ट में हम फाइनेंशियल मॉडलिंग कवर करते हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग में फोरकास्टिंग कैसे करनी है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिक्स एसेट शेड्यूल, लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल, डिफरेंट शेड्यूल्स हो गए, और डिफरेंट मॉडल्स बनाते हैं, एनालिसिस मॉडल भी बनाते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, और उसमें हम देखते हैं कि एनपीवी कैसे निकालना है, आरओआई कैसे निकालना है, पे बैक कैसे निकालना है। और फिर डिफरेंट हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, लाइक प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करें या प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्ट करें, विच ऑप्शन इज बेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी एंड आरओआई एंड पे बैक। हम डिसाइड करते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। तो वहां पे हम पूरा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करके देखते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज निकालते हैं यहाँ पर, और बॉन्ड बॉन्ड यील्ड भी निकालते हैं। डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर हैं, लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल वगैरह, ये सब यहाँ पर इसके अंदर कवर, ये कंप्लीट कोर्स है बेसिक एक्सेल से फाइनेंशियल मॉडलिंग तक। और ये इसकी जो कोर्स आउटलाइन अगर आप लेना चाहें तो मैंने यहाँ पर इस कोर्स आउटलाइन मेंशन की हुई है, एंड में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कोर्स आउटलाइन है। मैं आपको अलग से या फिर ईमेल वगैरह कर दूंगा। वैसे मैंने आपको जो समरी है वो मैंने आपको बता दी है कि बेसिक एक्सेल से स्टार्ट होगा। ये डिफरेंट वर्कशॉप्स हैं जो मैंने कराई हुई हैं, और इस्लामाबाद में भी कुछ सेशंस कराए हैं, गुजरावाला में है, सियालकोट में, और ये कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह हैं। अगर किसी को प्रोफाइल चाहिए, कोर्स आउटलाइन चाहिए, वो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं मिर्चा वाले की टीम के, वो अंसार को, और एक और कौन है, हुसैन को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर या फिर मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे ले लें, या मुझे ईमेल कर दें तो मैं आपको अटैचमेंट भेज दूंगा। ठीक है। इसके अलावा एक्सेल के कोर्स के अलावा हमारे पास प्रैक्टिकल टैक्सेशन का कोर्स भी है, जिसमें बड़ी डिटेल तकरीबन मोर देन 50 वीडियोस हैं। और एक्सेल के कोर्स में हमारे पास जो है 12 टू 14 आवर्स का ये कोर्स है, रिकॉर्डेड फॉर्म में एलएमएस पे मौजूद है। टैक्सेशन का भी रिकॉर्डेड फॉर्म में है, एलएमएस पे है। क्विक बुक डेस्कटॉप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये भी एलएमएस पे मौजूद है। अगर किसी को ये तीनों कोर्सेज लेने हैं तो इसका जो टोटल अमाउंट है, वो 20,000 है। इसकी जो तीनों कोर्सेज की जो फीस है, क्योंकि हम पैकेज में दे रहे हैं, और ये तीनों कोर्सेज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के जो स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल हैं उनके लिए रेलेवेंट है। क्विक बुक डेस्कटॉप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, उसकी कंप्लीट ट्रेनिंग है सॉफ्टवेयर के हवाले से। अगर सॉफ्टवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर भी मिलेगा आपको, प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप। और एक्सेल के कोर्स में आपको एक्सेल की वर्किंग फाइल्स भी मिलेंगी, जो वीडियो में फाइल्स यूज हो रही होंगी वो फाइल्स मैंने आपको फाइल्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, मैच कर सकें। मॉडल भी आपको दिए जाएंगे, टेम्पलेट्स भी दिए जाएंगे, इनकम टैक्स के स्लैब्स वगैरह ये सब बताया जाएगा।
और वो उसके कैलकुलेटर्स भी दिए जाएंगे। अच्छा, जो टैक्सेशन है, टैक्सेशन के हवाले से हमारे पास इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार जो है टैक्सेशन के हवाले से, तो उसमें मैं गाइड कर दूंगा कि मोर देन 50 वीडियोस हैं उसके अंदर टैक्सेशन वाले में। उसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं कि एनटीएन कैसे बनता है, रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, वेल्थ स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन कैसे करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे रजिस्टर्ड करते हैं, बहुत सारे, बहुत ही डिटेल कोर्स है वो। ठीक है, मोर देन 50 वीडियोस इसके अंदर। अच्छा, अगर तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में लेना चाहते हैं तो इसकी कॉस्ट जो है वो 20,000 है। तीनों कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। और अगर आप इसको ऑनलाइन लेना चाहते हैं 1 to 1, अगर आप 1 to 1 पढ़ना चाहते हैं तो इसकी कॉस्ट 50,000 आपको देने पड़ेंगे मिर्चा वाला के अकाउंट में, और 1-on-1 आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी जो है वो इन तीनों कोर्सेज के हवाले से आपको। और अगर आप ग्रुप में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी फीस डिफरेंट होगी, विच इज 20,000। तो आपके ऊपर है, आपके ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है, रिकॉर्डेड फॉर्म में लेना चाहते हैं तो वो मैंने आपको पैकेज फीस बता दी है। और अगर किसी का कोई सवाल हो तो मुझे बता दीजिएगा यहाँ चैट पे। कोर्स ड्यूरेशन मैंने आपको बताया कि एक्सेल की जो है 12 to 14 आवर्स है, और क्विक बुक की 2 आवर्स की है, और टैक्सेशन की मोर देन 50 वीडियोस हैं। सर्टिफिकेट डिजिटली मिलेगा आपको, मगर एक्सेल के लिए खास तौर पे आपको मुझे एक फाइनेंशियल मॉडल बना के देना होगा, जिसको मैं वेरीफाई करूंगा। और इसकी जो है चेक करने के बाद फिर मैं आपको मिर्चा वाला को गो एड दूंगा। वो गो एड देने के बाद वो आपको जो है एक सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करेंगे सर्टिफिकेट की, जो कि कोर्स के एंड पे होगी, और जब आप मुझे एक फाइनेंशियल मॉडल बना के देंगे तो वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना वेबिनार क्लोज करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ मैं। किसी का कोई सवाल है तो बता दें। 1-on-1 बेसिकली उसमें आप, मेरा अलग से टाइम लग रहा है तो डेफिनेटली कॉस्ट इनकर्ड हो रही है। और मुझे ग्रुप में ये होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो उसकी बेसिस पे होता है। और 1-on-1 में थोड़ा सा आपको जो है वो कुछ पर्सनलाइज ट्रेनिंग भी मिल जाती है। लेट सपोज कुछ सवालात हैं, कस्टमाइजेशन है, क्योंकि देखिए रिकॉर्डेड फॉर्म में ये होता है कि आपको वहाँ पे एलएमएस पे मौजूद है। अब आपको अपनी टाइम कन्वीनियंस के हिसाब से आप देख रहे हैं। अब अगर अगर अपनो लाइव ट्रेनर के साथ पढ़ना है तो म्यूचुअली एक टाइम एग्रीड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज करनी पड़ेगी ना। जब मैं यहाँ पर आपको ट्रेनिंग कराऊंगा ऑनलाइन तो डेफिनेटली मैं कुछ और तो नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो लॉस हो जाएगी। तो वो भी मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा, अनकरीब रमज़ान के ड्यूरिंग द रमज़ान में, रमज़ान के बाद जो है वो मैं जो है वो नया कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ जिसका नाम है क्विक बुक ऑनलाइन। क्विक बुक ऑनलाइन के ऊपर जो है मैं कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, जो कि लाइव क्लासेस भी होंगी और इन पर्सन फिजिकली मिर्चावाला में भी होंगी। रिकॉर्डेड फॉर्म में ये नहीं मिलेगा होपफुली आपको, क्योंकि ये बड़ा इन डिमांड स्किल्स है और ये चेंज होता रहता है क्योंकि ये प्रोडक्ट से रिलेटेड है। एंड टू एंड की जो प्रोडक्ट है क्विक बुक ऑनलाइन, जिस ये फ्रीलांसिंग में सबसे ज़्यादा जो है यूज़ होने वाला टूल है। और इसके बाद फिर ज़ीरो आता है। ज़ीरो बाद में कराएँगे, सबसे पहले क्विक बुक ऑनलाइन। ये अगर आप कर लेते हैं तो फ्रीलांसिंग में आप बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक्सपोज़र ले सकते हैं और आप प्रोजेक्ट्स पकड़ सकते हैं। क्योंकि 7.5 मिलियन कंपनीज़ हैं जो ये यूज़ कर रही हैं। 7.5 मिलियन क्विक बुक ऑनलाइन यूज़ कर रही हैं कंपनीज़। ठीक है? तो मतलब समझ लें 75 लाख जो है कंपनीज ये रजिस्टर्ड क्विक बुक ऑनलाइन यूज कर रही हैं। तो आप सोचें कि कितना बड़ा जो है यहाँ पर आपके पास चांस है। अपवर्क पे, फाइवर पे बहुत डिमांड है क्विक बुक ऑनलाइन की। और इसमें सर्टिफिकेशंस भी करेंगे हम, सर्टिफिकेशंस भी करेंगे इंशाल्लाह ताला इसके अंदर, कि डिफरेंट सीपी पॉइंट्स होते हैं वो लेने होते हैं, और सर्टिफाइड क्विक बुक प्रो एडवाइजर का आपको सर्टिफिकेट एंड में मिलता है। मगर वो क्विक बुक देता है, उसके लिए आपको एग्जाम देना होता है। ये मैंने एग्जाम रिसेंटली पास किया है। मैं आपको अपना एक छोटा सा शो कर देता हूँ यहाँ पर। अ, फिर हम वाइंड इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पर क्विक बुक का मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ था, तो ये आपको जो है वो, अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन करते हैं क्विक बुक ऑनलाइन की, तो ये आपको एक सर्टिफाइड क्विक बुक प्रो एडवाइजर का सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि एग्जाम देना पड़ता है ऑनलाइन, क्विक बुक ऑनलाइन की वेबसाइट के ऊपर। तो ये आपको वहां से मिल जाता है। मगर अगर अगर सर्टिफिकेट की तरफ ना जाएं, एग्जाम आप ना देना चाहें, सिर्फ क्विक बुक ऑनलाइन को पढ़ना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज हम मैंने जो कोर्स डिजाइन किया है वो इस तरीके से किया है कि आप पहले एक दफा पढ़ लें,
उसके बाद एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। एग्ज़ाम आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें दें, नहीं देना चाहें ना दें, ठीक है? यहाँ पर अपनी जो है रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। क्विक बुक की क्या फ़ीस है ये इंशाल्लाह आपको बाद में जो है वो पता चल जाएगी। अभी जब मैं लॉन्च करूँगा कंप्लीटली, ठीक है? यहाँ मैं इसको रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।